महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवाब मलिक यांनी एक मुस्लिम नेते म्हणूनही आणि एक महाराष्ट्राचे नेते म्हणूनही, खास करून राष्ट्रीय प्रवक्ते एका पक्षाचे म्हणून बरंच नाव कमावलं आणि त्याचे पडसादही त्यांना भोगावे लागले. त्यानंतर आता त्यांची मुलगी सना मलिक ही निवडणुकांच्या राजकारणामध्ये उतरते आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं त्यांना नवाब मलिकांच्याच जागेवरनं उमेदवारी दिली आहे. आपल्यासोबत सना मलिक आहेत. नमस्कार, आपका सना जी, स्वागत है। आप राजनीति के अखाड़े में पहले भी आई थी जी। आपने कॉरपोरेशन का चुनाव भी लड़ा था लेकिन कुछ हुआ नहीं. इस बार आप चुनाव लड़ रही हैं. आपके पिताजी की वजह से लड़ रही हैं या आपको ही आना था? 2017 में मैंने बीएमसी का चुनाव लड़ा था और तब ऐसा हुआ कि 21 दिन पहले चुनाव के मैदान में उतरना पड़ा और पिताजी ने नहीं बोला था. तो 2017 में जब बीएमसी के चुनाव हो रहे थे तो राष्ट्रवादी मुंबई की तरफ से एक मुहिम चलाई गई जिसमें महिलाएं जो पढ़ी लिखी है और प्रोफेशनल्स हैं उनको चांस दिया जाए. तो जब ये मुहिम पूरे मुंबई के शहर में चल रही थी तो राष्ट्रवादी का कुछ कैडर राष्ट्रवादी पार्टी के पास, मेरे पिताजी के पास पहुंचा और बोला आपके घर में एक ऐसा कैंडिडेट है जो पढ़ा लिखा है और एक्टिव भी है, जो काम भी कर रहे हैं और सोशल फील्ड में भी थोड़े एक्टिव है, तो आप अपने घर को ढाक के क्यों बाकी के ही जगह सब ढूंढ रहे हो. तो उस तरीके से लोगों की मांग आई. तब मुझसे डिस्कस नहीं किया गया, उन लोगों ने आपस में डिस्कस किया, कैडर ने डिस्कस किया, पिताजी ने डिस्कस किया, पार्टी में डिस्कशंस हुए रहेंगे. तो मुझे बोला गया कि ऐसे ऐसे ही मांग आई है, आप इसमें रेडी हो? तो मैंने बोला जी, जैसा आप लोग सही समझे, अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर वो है कि मैं वो कर सकती हूँ या आगे लेके चढ़ सकती हूँ, लोगों की सेवा में भाग ले सकती हूँ और उनकी सेवा कर सकती हूँ, तो आप मुझे मौका दीजिए. तो वो एक्सेप्ट हुआ और फिर 2017 में मैंने चुनाव लढा. नाही, पण तुम्ही आर्किटेक्ट आहात, वकील आहात, प्रोफेशनल करिअर खूप चांगलं आहे. असं असताना ते सगळं सोडून राजकारणात येण्याची का गरज वाटली? मी आतापर्यंत आर्किटेक्चरचं जे प्रोफेशनल लाईफ होतं ती सोडलेलं नाही. मी आता पण प्रॅक्टिस चालू ठेवलं. माझं दादमिया इन्फ्रास्ट्रक्चर सारखं एक फर्म आहे आणि तिकडे मी रोज सकाळी तिकडे जाऊन माझं प्रोफेशनल काय चालू आहे, माझं फील्डवर काय काम चालू आहे, ते साईट व्हिजिट माझं चालू असतं ते आहे. वकीलचे जे लॉचे जे ग्रॅज्युएशन आहे ते आताच 2024 तुम्ही ग्रॅज्युएशन कशात केलं आणि मग 2024 मध्ये मी ग्रॅज्युएशन कंप्लीट केलं. 2022ला मी लॉसाठी मी परीक्षासाठी लॉच्या CETसाठी मी अप्लाय केलं. अप्लाय करून नंतर मी रिझवी लॉ कॉलेजमध्ये दाखल घेत तर आमच्याकडे खूप मोठी अडचण आली. नंतर ते अडचण कोर्टची मी प्रॅक्टिकल प्रॅक्टिस आणि लॉची पढाई हे दोघे एकत्र करून 2024ला माझा रिझल्ट आला. आता मी लॉचा ग्रॅज्युएट आहे. आणि आता या रिझल्टला सामोरे चालला. हो. लेकिन नवाब मलिक की बेटी होने की वजह से आपको टिकट मिला, ऐसा सब बोल रही है. कितना आप इसको कैसे लेती हो? देखिए, नवाब मलिक की बेटी, क्योंकि आपके ऊपर भी वंशवाद का आरोप आ सकता है. जी, नेपोटिज्म का. राजनीति और बॉलीवुड क्या बोल दीजिए, फिल्म इंडस्ट्री, ये दो इंडस्ट्री है जहाँ नेपोटिज्म और वो प्रभाव से वंशवाद आता ही रहता है. लेकिन वो कब तक रहता है? वो एक लेवल तक सीमित रहता है जब तक एक एंट्री की बात आती है. लेकिन इधर मुझे ऐसा लगता है कि वो एंट्री मुझे जस्ट बिकॉज आज 2017 की बात अलग थी, लेकिन 2024 के चुनाव में पिछले 7 सालों से मैंने अणुशक्ति नगर जो क्षेत्र है उसमें लगातार सामाजिक कार्य, लोगों की सेवा और उनका सुख दुख, गली हो या डोंगर हो या लोगों की बिल्डिंगों के घर नहीं, लोगों के काम तो किए हैं, लेकिन बात ऐसी है कि नवाब मलिक वहाँ से 2-3 बार चुन के आए हैं. उनकी सीट लेकर खड़े रहना ये आपके लिए एक आसान तरीका हो सकता है क्योंकि उन्होंने बना बनाया ग्राउंड है उनका. तो फिर ये आसान रहा पकड़ना, उससे अच्छा और दूसरा कोई मतदार संघ लेके उनको वहीं से खड़े करना, ये आसान रहा क्यों चुनी आप? या ऐसा भी हुआ है कि नवाब मलिक जी ईडी के जेल में थे तो उस समय आप ज़्यादा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर कॉन्स्टिट्यूंसी में हुई? नहीं, मैं बताती हूँ आपको. 2017 में जब मैंने बीएमसी का चुनाव लड़ा, रिजल्ट आया और मेरी पराभव, हमने ठीक है उसको स्वीकारा. जिस दिन रिजल्ट आया पिताजी ने एक ही चीज़ बोला, हार्ड लक. नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें मुझे फ़ोन लगा और बोला बेटा अभी राजनीति में तो आ गए हो. राजनीति में ऐसा होता है कि कुछ लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ने के बाद फिर वो गायब हो जाते हैं. लेकिन आप चुनाव लड़ ली और राजनीति में आ गई. तो वो एक लाइन में उनका क्लियर था कि अभी आप चुनाव के मैदान में उतर के राजनीति में कदम लिए हो तो आपको करना क्या है. तो वो उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाल के मुझे छोड़ दिया.
एंड 2014 के चुनाव में नवाब मलिक साहब हारे हुए थे। जब वो पराभव हुआ, फिर 2017 में मेरी हार हुई, तो एक इमोशनल मोमेंट हो गया कि ये बार बार हमें पराभव झेलना पड़ रहा है, हार देखना पड़ रहा है। तो उसी दिन डिसाइड किया कि 2019 का चुनाव जो है उसकी तैयारी उसी दिन से चालू की। स्टडीज़ करना चालू किया, अणुशक्ति नगर का क्षेत्र क्या है, लोगों के बीच में जाना चालू किया, उनकी सेवा करना चालू की। सामाजिक सोशल वर्क से मैं रेबर फाउंडेशन की ट्रस्टी हूँ। रेबर फाउंडेशन के ज़रिए से हमने काफ़ी चीज़ तो लोगों के अणुशक्ति लिए नगर किया। से लड़ना है, ये आपने 2019 में ही तय किया था? ना, 2019 में सिर्फ और सिर्फ पिताजी को जीत की ओर लेके जाना है, ये डिसाइड किया था और उसके लिए पूरा काम किया। काम करने में हम काम करके हम सक्षम भी हुए। फिर जिता के पिताजी को हम घर पे बैठ गए। जब तक वो मंत्री पद का शपथ नहीं लिए तब तक उन्होंने किसी को एक डायरेक्शन नहीं दिया था कि भाई आप देखना चालू करें। जब उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई तब फिर धीरे धीरे उनका ग्राउंड का जो भी काम होता है हमने देखना चालू किया। और पिछले 7 सालों से अणुशक्ति नगर में लगातार मैं काम कर रही हूँ। लेकिन सना जी, अभी उनको टिकट नवाब नहीं। मलिक जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है हाँ। अणुशक्ति नगर, वहां से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आपको वहां खड़ा किया गया है पार्टी की तरफ से। फिर नवाब मलिक कौन से क्षेत्र में जा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे भी हैं? हाँ, बड़ा एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन है लेकिन मैं जवाब दूंगी इसका। ऐसा हुआ कि 2022 में जब कुछ समय के लिए नवाब भाई उधर नहीं अवेलेबल थे, तो उसके पहले उनके साथ काम करना बहुत आसान था। लेकिन 2022 में उनके अनअवेलेबिलिटी के टाइम पे मैंने लोगों की समस्याएं सुनी और पूरी ताकत से लोगों के साथ खड़े रहे। लेकिन उसमें एक बहुत अहम चीज़ थी जो लोगों ने किया, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास रखा। और मेरे कार्यकर्ताओं ने तो रखा, लेकिन जनता ने जितना उसको जल्दी अडेप्ट किया, उन्होंने पूरा साथ मेरा दिया। और हर तकलीफ और हर दुख के लिए वो आते थे, हर समस्या के लिए, हर काम के लिए वो आते थे। और जब जब उन्हें वो लोग आए उधर, तो उनको लगने लगा कि हाँ ठीक है, ये काम कर सकते हैं और ये करते हैं। जब पिताजी हमारे साथ वापस में और पिताजी जुड़ के वापस से काम करने लगे, तो एक टाइम ऐसा आने लगा कि जब हम ऑफिस में दोनों जन बैठते थे, तो कुछ महिलाएं थी जो ऑफिस, बहुत महिलाएं आती है, और महिलाएं जब आती थी ना तो उनसे पूछा जाता था साहेबांना भेटायला आलो तुम्ही की मॅडमला, तो सारी महिलाएं रुक जाती थी और बोलते थे हमें मैडमला भेटना है। तो ये सब जब पूरा ये साल भर में जो हुआ, तो तब धीरे धीरे ऐसा आने लगा कि अणुशक्ति नगर से भी आपको बढ़ाया जाएगा या हो सकता है आपको चुनाव लड़ना पड़े। तो पिछले 3 महीने से पहले उन्होंने क्लियर, लेकिन नवाब भाई को एनसीपी की तरफ से टिकट नहीं देना है, अजित पवार एनसीपी की तरफ से, ऐसा बीजेपी ने भी बहुत कोशिश की, उन्होंने विरोध जताया। हाउस में भी क्या हुआ सबने देखा है। उसके बावजूद आपको अजित पवार ने टिकट दिया है उनकी एनसीपी की तरफ से। तो ये तो गठबंधन वाली महायुति की, उनकी तीनों की सांठगांठ है। तो उसमें आप बीजेपी का झंडा लेके कैसे खड़े करेंगे, रहेगी और क्या जवाब देगी लोगों को? देखिए, पहले तो मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, अजित दादा पवार साहब, हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल जी और सुनील तटकरे साहब, ये सबका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें मुझ में वो देखा और मुझे मौका दिया। और जहाँ तक वोट मांगने की बात है या झंडे की बात है, मुझे लगता है कि कोई भी राजनेता हो या नेता हो, पहली बार हो या रिपीटेडली उनके इलेक्शंस हो रहे हों, तो उनको ना ही किसी का झंडे का हवाला देना होता है कुछ, वो अपने काम के नाम पे वोट मांगे। और पिछले 6-7 सालों से मैंने लगातार अणुशक्ति नगर में काम किया है। पिछले 15 साल से अणुशक्ति नगर में एज अ विधायक नवाब मलिक साहब को देखा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ नहीं, अपने ऐसा काम के नाम कहेंगे पे क्या वोट हम मांगे। कि आप ठीक है, एनसीपी ने आपको टिकट दिया, बीजेपी उस गठबंधन का एक पार्ट है, उसके बावजूद भी आप आपके खुद के बलबूते पे लड़ना चाहती है? जी, मैं अपने काम पे, अपने समाज सेवा पे, लोगों की जो तो सेवा फिर की है उस नहीं, दम पे तो मैं फिर इलेक्शन ऐसे आप जब खुद के बलबूते पे लड़ने की बात करती हैं, तो कौन सा समाज आपके साथ आएगा? ऐसी बात लोग बोलेंगे कि सना मलिक है तो मुस्लिम समाज उनके साथ जाएगा। आपके मतदार संघ में बाकी भी बहुत सारा समाज है, मराठी है, तमिल है, तो कैसा आप सबका प्रतिनिधित्व करेंगी? एक मतदाता है वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि मेरे एरिया का डेवलपमेंट हो, मेरे एरिया में मेरे जैसी लाइफ जिया हूँ, मेरे बच्चे उससे बेहतर जिए। तो नेता से क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है? वो ये एक्सपेक्टेशंस रखता है कि वो एजुकेशन फील्ड में काम करे, हमारे बच्चों के लिए स्कूल या कॉलेजेस की सुविधाएं अच्छी करे, वो हमारे लिए मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी अवेलेबल करे, हमारे लिए कनेक्टिविटी, रोड्स है, ये सब जो इंफ्रास्ट्रक्चर काम होते हैं वो हमारे लिए आसान करे, बनाए और हमारे लिए अवेलेबल कराए। तो एक मतदाता यही सोचता है और हर मतदान जो करेगा वो यही मुद्दों पे करेगा कि भाई अगर हमारे लिए कोई काम कर रहा है और अच्छी सोच रखता है, अगर मैं एज अ महिला, एडुकेटेड महिला, आर्किटेक्ट हूँ, लॉयर हूँ, ये तरीके से लोग मुझे देखते हैं कि ये एडुकेटेड वुमेन है और
हिम्मत रखती है कुछ करने का, वैसे लोग हमें देखते हैं। और फिर कोई भी मतदाता हो, कोई भी जात के हो, कोई भी धर्म के हो और कोई भी लैंग्विस्टिक उसके हो, वो सना जी, सभी मुझे लेकिन बात ये एक्सेप्ट है करते हैं। कि आप महायुति के कैंडिडेट हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो निशानी है वो घड़ी है, जी। लेकिन आपके साथ कमल भी है और आपके साथ धनुष्यबाण भी प्रचार में साथ जाएगा। आप ये चाहेंगी कि घड़ी के साथ कमल और धनुष्यबाण ना हो? मैं सिर्फ और सिर्फ घड़ी की कैंडिडेट हूँ। मुझे एबी फॉर्म राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मिला है और मैं चाहूँगी कि मैं अपना प्रचार अजीत दादा पवार जिन्होंने मुझे मौका दिया है, जो महिलाओं के लिए काम करते हैं, वो युवा वर्ग के लिए काम करते हैं और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को लेके चलते हैं, तो मैं चाहूँगी सिर्फ और सिर्फ हम डेवलपमेंट का प्रचार करें, लोगों के काम का प्रचार करें और उसको लेके आगे बढ़ें। ये कहीं पे ऐसा तय हुआ है कि हम सिर्फ घड़ी को ही प्रोजेक्ट करेंगे, ना कमल ना नहीं, धनुष्यबाण? ऐसा कोई डिस्कशंस या कभी अभी तक मैंने ये मुद्दे पे कभी बात भी नहीं की है, ना किसी ना पार्टी लीडर से कभी बात हुई है हमारी, ना ही मैंने अपने पिताजी से कभी डिस्कस किया है। लेकिन एज अ कैंडिडेट या एज अ नया, हम सोचते हैं ना कि एक नया क्योंकि ये विचार बातें रखते अभी हैं। आएगी आपके सामने हाँ, जब आ जाइए तो आगे भी आएगी। प्रचार करना आ है तो जाइए तो आगे भी आपको आएगी, कमल भी डेफिनेटली लगाना आएगी। है, धनुष्य भी लगाना हाँ, है। वो डेफिनेटली आएगी, लेकिन मुझे भले लगता है उसके कि प्रचार हो तो प्रचार अपने काम पे हो, प्रचार आपके आगे के विजन पे हो, प्रचार अगर आपने पीछे कुछ किया है तो उसके नाम पे आप वोट मांगे। लेकिन नाम नेता चुना जाता है, किस लिए नेता चुना जाता है? काम के लिए, तो काम को फोकस रखे तो ये लोकसभा के इलेक्शन में ये एनसीपी के वोट्स, अजित पवार के वोट्स बीजेपी को ट्रांसफ़र नहीं हुए और बीजेपी के वोट एनसीपी को ट्रांसफ़र नहीं हुए कई मतदार संघ में। तो आपको लगता है इस बार ये वोट ट्रांसफ़र या वोट शेयरिंग का जो इश्यू है वो हल हो जाएगा? मैंने पिछले 6-7 साल से जितने भी सालों से अणुशक्ति नगर क्षेत्र में काम की हूँ, मैंने कोई भी मतदार को बीजेपी का वोट या राष्ट्रवादी का वोट या मुसलमान वोट या कोई और समाज का वोट ऐसे नहीं देखा है। जब मैं लोगों के बीच में जाने लगी, जो भी लोगों ने हमारे से अपेक्षा जताई या उम्मीद रखी या भरोसा रखा, वो सभी लोगों को हमने एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन वैसे बिलीव रखा और वोट को भी नहीं देखा, उसको एज अ वोटर नहीं देखा कि हमको किसी ने मौका दिया है, उनकी सेवा करना हमारा काम है, तो उस आधार पे हम आगे बढ़ते रहे। तो आगे क्या और कैसे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन इसी वोटर प्रश्न को को लेके थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है महाविकास आघाड़ी के तरफ बहुत ज़्यादा तौर पे गए हैं लोकसभा में, और आप मुस्लिम कैंडिडेट हैं। मुझे पता है कैराना में उत्तर प्रदेश में इकरा हसन चौधरी 70,000 वोटों से आई लोकसभा में। किसी को लगा नहीं कि इतना वोट ट्रांसफर होगा, लेकिन वो उल्टा हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में उससे उल्टा हुआ है। तो आप मुस्लिम वोटों को लेके कैसे देखती हैं? क्योंकि आपके खिलाफ कैंडिडेट कौन है ये अभी तय नहीं हुआ है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। नहीं तय हुआ है। हमने लोगों के बीच में जाके, जैसे मैंने बताया, हमेशा से रिलीजन को दूर रखा। कभी ये नहीं सोचा कि हाँ ये मुस्लिम मतदार है, इसके लिए ज़्यादा काम करना है, या ये दूसरे समाज के, ये हमारे वोटर नहीं है, कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। और जहाँ तक मुस्लिम मतदार है, मुस्लिम मतदार का भी एक ही फोकस है, फोकस यही है कि हमारा नेता हमारा सुने, हमारा नेता हमारे लिए काम करे, हमारा नेता एक विज़न रखे जो हमारे बच्चों के लिए एक विजनरी डेवलपमेंट दिखाई दे। एज एन आर्किटेक्ट, एज अ वकील, लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है। मैं मुस्लिम मतदाताओं के बीच में भी जाती हूँ, मैं हर धर्म के मतदाताओं के बीच में जाती हूँ और कभी डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अभी तक मुझे आज तक ये फीलिंग नहीं आई है कि लोगों ने मुझे एज अ मुस्लिम देखा है या एज अ क्या बोलते हैं मुस्लिम समाज से कोई नेता आ रहा है सामने, और ना ही मुसलमानों ने मुझे वैसा फीलिंग दिया है कि हाँ भाई जस्ट बिकॉज आप मुस्लिम हो आप हमारे साथ हो। नहीं, उन्होंने मुझे मेरे सामने मेरे पास एक एक्सपेक्टेशंस लाई है और हमेशा मैंने वो एक्सपेक्टेशंस पे काम किया है और आगे भी करते रहे। जहाँ तक मैं देखता हूँ कि मुंबई से एक यंग मुस्लिम लड़की इलेक्शन में खड़ी है विधानसभा में और वो चुन के आती है, तो मेरे ख्याल से तो इतिहास होगा, क्योंकि आज तक एक भी पहली बार ऐसा होगा एक यंग लड़की इलेक्शन में खड़ी है। तो ये आपका यूएसपी है या तकलीफ वाला बात है, कैसे देखेंगी इसको आप? नहीं, महिला ठीक है, मुस्लिम महिला है। मैं अगर ये बात आती है कि फर्स्ट मुस्लिम महिला होती है, अगर आप मुंबई शहर की बात करते हो, तो इट इज़ लाइक एक प्राउड मोमेंट होएगा ये जब भी हो रहेगा, एंड आई विल फील वेरी प्राउड। मेरे साथ मेरी जर्नी में जितने लोग थे उनको भी एक बहुत गर्व फील होएगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम जस्ट बीइंग अ मुस्लिम कैंडिडेट या मुस्लिम वुमेन कैंडिडेट, मैं वुमेन कैंडिडेट को लेके बहुत ज़्यादा बात करना चाहूँगी, क्योंकि एक महिला मल्टीटास्किंग कर सकती है। महिला जैसे खाली एक महिला नहीं हूँ या खाली एक बेटी नहीं हूँ या अभी सिर्फ इलेक्शन लड़ी हूँ, एक माँ भी हूँ साथ में।
तो वो माँ को प्रभावित करूँगी मैं। वो माँ को, अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ एक महिला जो एक माँ है वो ये कर सकती है, तो उनको उनके लाइफ में कुछ एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। उनको मेरे से अगर इन्फ्लुएंस होके उनका नहीं, अगर लेकिन सेल्फ नहीं, कॉन्फिडेंस आपके बढ़ता है, मतदार संघ में बीजेपी के वोट्स आपको मिलेंगे क्या? एज अ मतदार मुझे वो मिलेंगे। अगर वो बीजेपी के वोटर्स है या नहीं है उसकी जानकारी मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने कभी वोटर को बीजेपी वोटर, राष्ट्रवादी वोटर या कांग्रेस वोटर में कभी बांटा ही नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक रहिवासी है, उस तरीके सना से जी, मैंने इसी काम को लेके मुझे पता है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। आपने बहुत काम किया है, जितने भी ये बेनिफिशरीज की स्कीम या डिसीजन लिए हैं महायुति सरकार ने, लाडली बहना हो, लाड़का भाऊ हो, और भी बहुत सारे हैं, इसके लिए आपने खुद बहुत काम किया है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये बेनिफिशरी स्कीम का इफेक्ट पॉजिटिवली महायुति की तरफ आएगा या आपको भी मिलेगा? मैं आपको बताती हूँ आशीष जी, मैं पिछले 2 हफ्ते से कंटिन्यूसली ऑन एन एवरेज 15 मीटिंग्स लेती हूँ, जो सिर्फ महिलाओं से मिलती हूँ। सिर्फ महिलाओं से घर घर जाके, छोटे छोटे मोहल्ले में जाके हम मीटिंग्स करते हैं और सब बता देंगे कि ये चुनाव है, मैं कैंडिडेट हूँ। घूम फिर के स्टोरी किधर आ जाती है, एंड में महिलाओं को इंटरेस्ट कहाँ है? लाड़की बहन में, कि भाई इतने लोगों को आ गया है, मेरी बेटी को नहीं आया, मेरी बहू को आ गया है। तो वो जो लाड़की बहन का इम्पैक्ट है महिलाओं के अंदर बहुत है, और कहीं ना कहीं वो एक गेम चेंजर बन के इस चुनाव में हमको दिखाई देगा, क्योंकि उनकी अपेक्षा बड़ी है। जहाँ तक हमारे लास्ट में ये भी अनाउंस हुआ है कि 1500 से 2000 करेंगे, किसी ने कहा है तो उसको डबल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के अंदर डिस्कस हो रही है और वो बात कर रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि इस सरकार ने लाया है, जिसने लाया है हम उनको चुन के लाएंगे। ऐसा लोगों के अंदर या महिलाओं को, फिर वो हर जगह की हो, चाहे वो एडुकेटेड लेडी हो, चाहे वो घर में खाना बनाने वाली लेडी हो, या वो घर जाके मतलब घरगुती कामकाज करने वाली महिला हो, या कोई घर ऑफिस में जाके जॉब करने वाली, जो छोटे मोटे जॉब करते वो हो, लेकिन सब जगह ये चर्चा है और कहीं ना कहीं ये लेकिन महिलाओं एक के थोड़ा अंदर मैं पर्सनल इन्फ्लुएंस है। सवाल पूछता हूँ। जब नवाब भाई के ऊपर जो भी कुछ आरोप लगे, उनको जेल जाना पड़ा, फिर आने के हॉस्पिटल में कुछ दिन रहे, वो पूरा दौर आपके लिए कैसा था? क्या महसूस किया उस वक्त आपने? बहुत इमोशनल है। जब ये अचानक से एक सुबह पता चलता है कि ईडी आई थी और डैडी को साथ ले गए हैं, कुछ उसके लिए था, क्या बोलते हैं, उन्होंने बोला था कि कुछ प्रोसीजर्स करने के लिए, और हम 10-11 बजे तक तो ऐसे बहुत रिलीव्ड बैठे हुए थे। हमको लगा ही नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से माहौल जैसा उन्होंने दिखा के लेके गए थे डैडी को, तो नहीं। फिर धीरे धीरे बट मेरी बहन ने वो भाप लिया था, माय सिस्टर, उसने बोला नहीं कुछ गड़बड़ है, चलो। देन वी वेंट। पूरा जो एपिसोड था वो फर्स्ट सेकेंड डे का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अचानक से जो हमारा बैकबोन है वो हमारे पास नहीं है, और वो बैकबोन की ही लड़ाई लड़ना है। तो स्ट्रगल बहुत किया, हर किसी ने हमारा साथ दिया। खाली राजनेताओं और नेताओं की बात नहीं करूँगी, वहाँ तक पब्लिक ने, हमारी फैमिली ने, सभी लोगों ने साथ दिया। और सिचुएशंस तो आते रहते हैं, वो ऐसा नहीं हुआ कि बस अरेस्ट हो गया और उसकी लड़ाई लड़नी थी। हर रोज़ नया कुछ आ रहा है, कुछ नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं, कभी हाई कोर्ट में हैं, कभी सेशंस में है। टफ बहुत था, लेकिन फैमिली ने बहुत ज़्यादा, बोलते ना, साहस दिखाया, और फैमिली बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई। हमारी खुद की फादर के साथ बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो गई, क्योंकि वो कभी एहसास ही नहीं हुआ, वो मिसिंग वाला पार्ट का कभी एहसास नहीं हुआ। तो 1.5 साल में जो मिसिंग वाला पार्ट था, उसमें हमारे को जो फादर के साथ और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो गया ना, वो एक है फैमिली की बॉन्डिंग। सना जी, बहुत लोग ये मानते हैं कि नवाब मलिक है इसलिए नवाब मलिक जी के साथ ये हुआ है, और बहुत लोग ये भी मानते हैं कि जो कि वो नवाब मलिक है इसलिए उनके करियर पे ये घाव आया। आप कैसा देखती है? फादर करके नहीं, नवाब मलिक करके कैसा देखते हैं कि एज ए पॉलिटिशियन उन्होंने जिस तरीके से फाइट दिया जिस या तरह से उन्होंने बात रखी, उस पीरियड में कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ली, जो कुछ भी उन्होंने किया उस पीरियड में, कहीं ऐसा नहीं कि उसकी वजह से उनको ये सब झेलना पड़ा? एज ए पॉलिटिशियन अभी आप तो इलेक्शन में खड़ी है, वो पिताजी है, छोड़ के सोचिए। हाँ, 2 चीज़ बोलूँगी। एक बार एक पिताजी के तौर पे बोलती हूँ कि ये तो जितने भी एलिगेशंस हुए सब बेबुनियाद हैं।
जब अभी मैटर सब जुडाइज है, कोर्ट में है, जब भी कोर्ट का रिजल्ट आएगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एज अ डॉटर बता रही हूँ, मुझे पता है, पूरा विश्वास है, लोगों को पूरा विश्वास है कि नवाब मलिक साहब के ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं सब झूठे हैं। वो आगे जब भी कोर्ट का रिज़ल्ट आएगा या कोर्ट से जब भी डिसीजंस आएंगे तब हमारे पास क्लैरिटी आ जाएगी। और दूसरा, नवाब मलिक एज एन इंडिविजुअल 100% जो उन्होंने वो टाइम पे बातें रखी, चाहे वो कोई एजेंसीज़ के बारे में हो या जो भी है, पूरा उनका रिसर्च और वो 100% उन्होंने जो बोला, जहाँ जहाँ बोला वो सही बोला। एंड आई स्टैंड बाय दैट मैन, नॉट एज अ फादर बट एज अ ह्यूमन। हाँ, एज अ पॉलिटिशियन आई स्टैंड। आई वुड लव टू सी एनी पॉलिटिशियन उस तरीके से, उतना रोक टोक, उतना सच बोलने वाला, उतना हिम्मत रखने वाला और लड़ने वाला। एज अ पॉलिटिशियन 100% आई वुड लव टू सी these kind of politicians more and more. बट जो भी हुआ, आई थिंक इट कैन बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, पार्ट एंड पार्सल आया है उसके साथ, तो मे बी, लेकिन एज एन इंडिविजुअल, एज अ पॉलिटिशियन 100% फिर आप बीजेपी के महायुति में जाके लड़ रही है तो कैसा महसूस करती मैं आपको वही बता रही हूँ कि मैंने आपको यही बताया कि नवाब मलिक साहब के ऊपर जो भी एलिगेशंस लगे सब कुछ गलत है। मैटर सब जुडाइज है, जब भी आएगा कोर्ट से तो 100% क्लीन होके आएंगे। एज अ डॉटर क्लियर बोल रही हूँ। अब वही नवाब मलिक चुनाव लड़ेंगे भी नहीं इस बार का? वो चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से लड़ेंगे? वो लड़ेंगे मानखुर शिवाजी नगर से। किस टिकट पे लड़ेंगे? वो हमें आने वाले 2 दिन में मालूम पड़ेगा। अब आपके सामने भी अभी तक कैंडिडेट नहीं आया, तो कौन से पार्टी का आ सकता है, आपको क्या लगता है? क्योंकि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब की सीट है, तो जहाँ तक हमारी जानकारी है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से शरद चंद्र पवार साहब की तरफ से एक कैंडिडेट आएगा, लेकिन और भी लोग मांग रहे हैं। तो अगर महाविकास आघाड़ी एज अ होल लड़ती है तो हो सकता है एनसीपी शरद चंद्र पवार साहब की तरफ से एक कैंडिडेट, नहीं तो हो सकता है 2-3 अलग अलग कैंडिडेट्स और आए। ठीक है, आप बहुत समय निकाल के आई है, आपको भी अभी चुनाव में प्रचार के लिए जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, इट वॉज प्लेजर।